हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन बीजेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल पढ़ने के बाद आज हम अध्ययन करेंगे क्षयवाद युग के बारे में। ठीक है ना। क्षयवाद युग के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसमें जो है छायावाद युग, ये जो है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक चला। 1918 से लेकर के 1936 के बीच चला था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है छायावाद युग के अंतर्गत जो है कई जो है 19 देता है, वो कई 38 दे देता है। तो छायावाद युग के अंतर्गत जो है क्या विशेषताएं थी इसके बारे में देखा जाए तो इनके प्रमुख कवि कौन कौन से थे हम देख लेते हैं। छायावाद प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। प्रमुख कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी आते हैं, सुमित्रानंद पंत एवं महादेव वर्मा। छायावादी युग के अंतर्गत जो छायावादी युग के कवि हैं, ये कवि कौन कौन से हैं तो आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत एवं महादेवी वर्मा जी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन लोग की घटनाएं हैं। इनके बारे में एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए इनकी रचनाओं में कृतियां कौन कौन सी थी। कृतियों की बात कर लेते हैं तो कृतियां जो है कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की है, बहुत ही पॉपुलर है। सूर्यकांत त्रिपाठी की बात कर लेते हैं तो त्रिपाठी का है गीतिका है। उसके बाद इनकी बात करते हैं सुमित्रानंद पंत जी की, तो इनका आता है लोकायतन। और उसके बाद महादेव वर्मा का आते हैं तो ये आती है यामा। जो है ये चारों किताबें जो हैं बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, जो बहुत ही प्रचलित है। ठीक है। तो ये इनकी कृतियां थी उस समय की। और यदि हम बात कर लेते हैं कि छायावादी युग के अंतर्गत जो है किन किन चीजों से जो है इसमें किन किन रसों का प्रयोग किया गया था, तो अब देखिए जो कामायनी थी इसमें व्यक्तिवाद की क्या की गई है, प्रधानता की गई है। ठीक है। व्यक्तिवाद मतलब उसकी सुंदरता की प्रशंसा की गई है। इसके अंदर गीतिका के अंतर्गत आते हैं तो गीतिका के अंतर्गत जो होती है वह घटना जो गीतिका के अंतर्गत आती है वह प्रेम एवं श्रृंगारिका के बारे में बताया गया। प्रेम एवं श्रृंगारिका के बारे में बताया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो रस है इसमें, तो रस में कौन कौन सी आती है तो इनमें रस जो है एक है श्रृंगार है एवं शांत रस है। श्रृंगार एवं शांत रस का प्रधानता दी गई है। श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता है। इन सब में श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से, देखिए कहीं कहीं जो है ये 1919 देता है, कहीं कहीं 1919 से लेकर के 1938 है। ठीक है। तो जो ऑप्शन देख लेंगे जो आएगा वही जो है आंसर आपका रहेगा कि 1919 से लेकर 1938 के बीच, क्योंकि किताबों में जो है 1919 से लेकर 1938 के बीच भी दिया हुआ है और 1918 से लेकर के 1936 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं इनके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आएंगे हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे दोस्तों किनके बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब देखिए
कवि जयशंकर प्रसाद, ये लेखक जयशंकर प्रसाद बात की, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे तो यह है 1890 से लेकर के 1937 तक ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म जो होता है वो काशी के सुमनी साहू परिवार में, काशी के सुमनी साहू एक वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जो है जन्म काशी के सुमनी साहू परिवार के एक वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था में इनके माता पिता पिताजी जो है और बड़े भाई जो है स्वर्गवास हो गए। जब स्वर्गवास होने के कारण जो है इनका लालन पालन पोषण के कारण जो है पूरा घर का कार्यभार जो है इन्हीं के ऊपर आ गया। किसी भी तरह से ये जो है अरबी फारसी हिंदी जो है ये अन्य भाषाओं को क्या करते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बांग्ला को भी सीख लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पैतृक कार्य को करते करते, ठीक ना, पैतृक कार्य को करते रहे, अपने पिता के द्वारा बनाए गए कार्य को करते रहे, लेकिन करते करते जो होते हैं इनको क्या होती है, राज्य अक्षमा नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और अक्षमा नामक रोग से पीड़ित होने के बाद जो है इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब होती है? तो 1937 में हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि छायावादी युग के प्रवर्तक, ये कह सकते हैं छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। पहली बात, ये छायावादी युग के क्या है, प्रवर्तक हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुमनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार में हुआ था। काशी जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुमनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक। अब क्या होता है कि बड़े भाई और पापा की जल्द ही मृत्यु के कारण जो होते हैं, इन्होंने, है ना, इनका पूरा कार्यभार जो था इनके सर पे आ गया, जिससे इन्होंने किसी भी तरीके से अपना हिंदी, अरबी, फारसी, बांग्ला भाषाओं को क्या किया, सीखा। तो इनकी भाषाएं कौन कौन सी थी? भाषा में आता है बांग्ला, ठीक है। भाषा के अंतर्गत जो है आता है बांग्ला, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, आदि भाषाओं को सीख लेते हैं। मृत्यु की बात कर लेते हैं तो इनकी मृत्यु जो होती है 1937 ईस्वी में, इनकी मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में हो जाती है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी काव्य का जन्मदाता, देखिए जयशंकर प्रसाद जी को ऐसा माना जाता है कि ये जो है छायावादी काव्य के क्या है, जन्मदाता है ना। एवं यहां पर मैंने बता दिया है कि छायावादी के प्रवर्तक है, एवं चलिए लिख देते हैं जन्मदाता माना गया है। छायावादी काव्य का क्या है, जन्मदाता है। इनको जन्मदाता माना गया है कि इन्होंने जो है छायावादी युग से जो है छायावादी युग को क्या किया है, जन्म दिया है। अब देखिए आधुनिक हिंदी काव्य के, आधुनिक हिंदी काव्य के
सर्वप्रथम कवि थे। हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं आधुनिक हिंदी काव्य क्या थे, सर्वप्रथम कवि थे। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेंगे तो रचनाओं के अंतर्गत जो है कौन कौन सी रचना आती है, इनकी रचनाएं बात कर लेते हैं। कृतियां, इन्होंने कृतियां इनकी देखा जाए तो कृतियों में आता है कि कुल 67 रचनाएं की, कुल 67 रचना किए हैं, कुल 67 रचनाएं किए। अब देखते हैं हम एक एक करके कुल 67 रचनाओं में क्या क्या किए थे। देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 से लेकर के 1937 के बीच रहा है, तो मतलब इनकी जीवन काल रही है। छहवादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरी बात है कि इनका जन्म 1890 ईस्वी में, ठीक है, काशी के सुनी साहू नामक परिवार में हुआ था, ठीक है ना। जैसे इनके बड़े भाई और पिताजी की जो है मृत्यु हो जाने के कारण इनका पूरा घर का सारा कार्यभार जो है इनके सर पे आ जाता है। सर पे आने की वजह से जो होता है ये पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और किसी बड़ी मुश्किलों से, ठीक ना, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा को और अन्य भाषाओं को क्या किया, ग्रहण किया, ज्ञान अर्जन किया। और ज्ञान अर्जन करने के बाद जो है ये अपने पिता के पैतृक कार्यों को करते रहे, लेकिन उसे करते करते जो होती है राज्य यक्ष्मा रोग से मतलब पीड़ित, आप कह सकते हैं कि ये जो है टीबी जैसे रोगों से क्या होता है, पीड़ित हो जाते हैं और इनकी जो होती है 1937 ईस्वी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जयशंकर प्रसाद जी को छहवादी काव्य का जन्मदाता माना गया है और आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि रहे हैं। इनकी कृतियां क्या थी, कुल कृतियां जो थी 67 रचनाएं किए हैं। आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी कृतियां हैं इनकी। पहली आती है दोस्तों कामायनी। कामायनी जो है पहली आती है इसमें, कामायनी। अब देखिए कामायनी क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें श्रद्धा एवं मनु, श्रद्धा एवं मनु के माध्यम से मनुष्य के हृदय, श्रद्धा एवं मनु के माध्यम से मनुष्य के हृदय और बुद्धि का संदेश दिया गया है, और बुद्धि का संदेश दिया गया है। क्योंकि बुद्धि मतलब ईड़ा, बुद्धि मतलब ईड़ा, तो कह रहा है कि कामायनी के अंतर्गत इसमें श्रद्धा एवं मनु के माध्यम से, श्रद्धा और मनु ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और मनु से जो होती है इस पूरी व्याप्त हुई है, विश्व की निर्माण हुआ है, तो माध्यम से मनुष्य के हृदय, जो मनुष्य के हृदय की बातें हैं वो कैसे है, तो बुद्धि मतलब यहाँ पे ईड़ा का बात कर रहा है और मनुष्य के हृदय में श्रद्धा की बात कर रहा है। अब दूसरी बात आती है इसमें आंसू। आंसू दूसरा जो आता है आंसू, ठीक है दोस्तों, आंसू। अब आंसू क्या है, तो यह वियोग पर आधारित काव्य है, वियोग पर आधारित काव्य है। वियोग मतलब यह दुख की घटना पे आधारित जो है कार्य है। तीसरा आती है आपकी लहर, ठीक है, लहर। इसमें क्या है लहर के अंतर्गत, तो लहर के अंतर्गत जो है जयशंकर प्रसाद की भावात्मक, हम कह सकते हैं कि भावात्मक कृतियां संग्रहित हैं, भावात्मक कृतियां संग्रहित है। लहर के बाद आता है चौथा झरना, ठीक है। झरना में जो है, झरना में प्रसाद जी ने क्या किया था कि झरना के अंतर्गत जो है, झरना जो इन्होंने रचना किया है उसमें जो है प्रेम और सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है, प्रेम एवं सुंदरता का
मनोहारी वर्णन किया। तो हम लोगों ने देखा कि आंसू, झरना, लहर, एक आता है चित्रधार, पांचवा आप कह सकते हैं चित्रधार। ये जो है ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में लिखित काव्य है। आइए देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, आपसे इतनी चीजें तो नहीं पूछा, लेकिन पूछ भी सकता है, क्योंकि जितने भी पेपर बनाने वाले लोग हैं उनकी कम मुंड में क्या आ जाए, क्या पूछ सकते हैं भाई, उनके ऊपर है। कवि जयशंकर प्रसाद सहित रचनाएं क्या क्या है, कृतियां क्या क्या है। कमायनी, कमायनी के अंतर क्या दिया गया है, इसमें श्रद्धा है मनु के माध्यम से मनुष्य के हृदय, ठीक है ना, हृदय और बुद्धि का संदेश दिया गया है कि मतलब वो एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करते हैं। दूसरी बात देखिए, आंसू, आंसू में वियोग की घटना के बारे में दिया गया है, मतलब दुख की घटना के बारे में वर्णन किया गया है। लहर, भावात्मक कृतियां संग्रहित है। झरना, प्रेम एवं सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। और चित्रधार जो ब्रज भाषा में लिखा गया क्या है, काव्य है। अब इसमें सर्वाधिक चर्चित जो रचना है, सर्वाधिक चर्चित वो कौन है, कमायनी है। सर्वाधिक चर्चित, सर्वाधिक चर्चित जो है ये जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक जो है कमायनी जो है चर्चित रचना है। और जो झरना है ये छायावाद की प्रथम रचना है। छायावाद युग की इनकी प्रथम रचना है। ठीक है, अब देखिए कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो इसमें सर्ग की बात कर लेंगे तो सर्ग जो है दोस्तों वह है 15। ठीक है, सर्ग जो है 15 है। और प्रथम सर्ग जो है इस पे चिंता पे आधारित है। किस पे है, चिंता। प्रथम सर्ग जो है चिंता पे आधारित दी गई है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं और कौन कौन क्या है। ठीक है, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने कुछ इनके नाटक भी हैं जो उन्होंने अपना वर्णित किया था। उनके नाटक भी देख लेते हैं थोड़ा सा। नाटक, नाटक में कौन कौन आता है देख लेते हैं इसको। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नाग, एक आता है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ। एक और आता है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। ये जो है दोस्तों इनकी जो है नाटक है। ठीक है ना, कामना है, कामना, एक घूंट, विशाख, कामना है, एक घूंट है, विशाख है। ठीक ना, उसके बाद आता है राज्यश्री कल्याणी, राज्यश्री कल्याणी आदि। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि ये पूछा गया है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है किसकी नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद की है। फिर अब पूछा गया ध्रुव स्वामी को पूछा गया है और एक घोट पूछा गया है। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है थोड़ा देख लेते हैं कि उपन्यास कौन कौन से हैं। तो उपन्यास के अंतर्गत जो है उपन्यास, उपन्यास उन्होंने लिखा है 3। देखिए कौन कौन सा है, तो कंकाल, तितली और क्या है, इरावती। तितली एवं इरावती, ये जो है इनकी क्या है, उपन्यास है।
तो जितने भी थे हम लोगों ने, जयशंकर प्रसाद से जितने भी हम लोग का नाटक, उपन्यास और रचनाएं जो बनने वाली थी, हम लोगों ने उसका क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म जो हुआ था 1897 और मृत्यु जो है 1962, ठीक ना। भारत और चीन का जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय हुआ था इनका जन्म। जन्म कहाँ हुआ था, तो हम कह सकते हैं बंगाल के महिषादल मेदिनीपुर में, बंगाल के महिषादल के मेदिनीपुर नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1962 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद जो है इनको, और मृत्यु कब होती है, तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज में इनका जो है मृत्यु हो जाती है। जो इनकी उपाधि दिया गया था, उपाधि कौन सी दी गई है, तो उपाधि दिया गया है महाप्राण निराला, उपाधि जो है इनको दिया गया है महाप्राण निराला का। इनको जो उपाधि दी गई महाप्राण निराला, जो इनकी उपाधि दी गई थी। मृत्यु 1962, जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी देख लेते हैं कृतियां, कौन कौन सी कृतियां हैं। तो इसमें आती है अनामिका, गीतिका, परिमल, अनामिका, गीतिका, परिमल, ठीक है। तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, बेला, ठीक है। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, बेला जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भी है नए पत्ते, आराधना, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज, सांध्य काकली, गीत कुंज, सांध्य काकली, जूही की कली, जूही की कली, जूही की कली। अब देखिए तुलसीदास, तुलसीदास की रचना में यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि तुलसीदास कविता में, तुलसीदास कविता में तुलसीदास को, तुलसीदास जो कविता लिखी गई है इनके द्वारा, तो तुलसीदास कविता में तुलसीदास को तुलसीदास कविता में तुलसीदास को भारत का सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सूर्य कहा गया है। ठीक है, देखिए छायावादी कदगत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में, मृत्यु जो होती है 1922 के इलाहाबाद में हो जाती है। और जन्म जो होता है इनका महिषा दल के मेदिनीपुर में होता है। कृतियां इनकी क्या थी, तो अनामिका, गीतिका, परिमल, ठीक है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है, बेला है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आराधना है, अर्चना है, नए पत्ते हैं, जूही की कली है। तुलसीदास कविता में तुलसीदास जी को क्या कहा गया, भारत का सांस्कृतिक सूर्य की उपाधि दी गई है। और यहाँ पे भी इनको महाप्राण निराला भी कहा गया है। सुमित्रानंद पंत जी के बारे में, सुमित्रानंद पंत जी, सुमित्रा नंद पंत। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो होता है वह सन 1900 में हुआ था, 1900 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो अल्मोड़ा जिले के, ठीक ना, कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। जो है कसौनी नामक ग्राम में तो जन्म हो गया, लेकिन इनके 6 घंटे के बाद ही, जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जब माता की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन का कार्य जो किया गया इनकी दादी और इनके पिता के छत्र छाया में हुआ। अब क्या हुआ कि जब लालन पालन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद जो है इनका ये 7 साल की अवस्था में ही जो है ये काव्य की रचना करना शुरू कर दी। जब काव्य की रचना करना शुरू कर दिए, इसके बाद जो है इनके मझले भाई जो थे, ये अपने मझले भाई के साथ कहाँ चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं। वहाँ पे क्वींस कॉलेज में जो होती है इनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा होती है। चूंकि इनकी प्रारंभिक जो प्रथम चरण की शिक्षा, मतलब प्राइमरी की जो शिक्षा होती है वो कहाँ होती है, अल्मोड़ा जिले में होती है, मतलब अल्मोड़ा में होती है। लेकिन घटना क्या हुआ कि देखिए इनका जो है बचपन का नाम जो था गोसाई दत्त था, लेकिन जो बाद में इन्होंने बदल कर क्या नाम किया, सुमित्रानंद पंत रख लिया। और इनकी मृत्यु जो होती है 1977 ईस्वी में हो जाती है। देखिए इनको जो होता है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है, सुकुमार कवि। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये सुमित्रानंद क्या है, प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि, ठीक है। ये प्रकृति का क्या है, सुकुमार कवि है, उपाधि दी गई है, उपाधि या कहा गया है, ठीक है। जन्म देख लेते हैं कि जन्म कहां हुआ इनका, तो जन्म जो है दोस्तों सन 1900 में, सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक ग्राम में हुआ था, कौशानी नामक ग्राम में इनका जो जन्म हुआ अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक ग्राम में हुआ। उसके बाद देखते हैं कौशानी नामक ग्राम में होने के बाद जो है इनकी लालन पालन पोषण किससे होती है, तो ये छोड़िए उतना नहीं पूछेगा, हम मृत्यु पे आते हैं। इनकी मृत्यु जो होती है इनकी वो हो जाती है 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में जो है इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए चूंकि इन्होंने 1928 में चूंकि जन्म जो हुआ है 1900 में हुआ है, और 1928 में जो है ये ऑल इंडिया रेडियो पर भी क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, रेडियो प्रसारण पर भी क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो इनकी जन्म जो होती है 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक ग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1977 में हो जाती है। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। इनका हम कह सकते हैं कि इनका जो प्राचीन नाम था, मतलब इनका बचपन का नाम, देखिए बचपन का नाम और बाद का नाम, बचपन का नाम है गुसाई दत्त, जबकि बाद का नाम क्या है इनका, तो इन्होंने खुद रख लिया सुमित्रानंद, ठीक है। बाद में उन्होंने अपना नाम रख लिया क्या, सुमित्रानंद। और पहले जो इनकी नाम जो था यह जो है क्या है,
तो पहले इनका नाम जो था गुसाई दत्त था। अब देखते हैं दोस्तों कृतियां कौन कौन सी है इनकी। कृतियां जो महत्वपूर्ण है कृतियां, लोकायतन, वीणा, पल्लव, लोकायतन है, वीणा है, पल्लव है, ठीक है ना, गुंजन, ग्रंथि, गुंजन, ग्रंथि, ये जो है इनकी क्या है रचनाएं हैं। अब लोकायतन में क्या है, लोक आयतन मतलब ग्रामीण जीवन, ग्राम्य जीवन का वर्णन किया गया है, ग्राम्य जीवन का वर्णन है। और वीणा में क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अलौकिक, अलौकिक संगीत संग्रहित है। पल्लव आती है तो पल्लव के अंतर्गत जो है प्रकृति और सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। और गुंजन की बात कर लेते हैं तो गुंजन में जो है गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं सम्मिलित की है, गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं, गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं, ठीक है ना। गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाओं को किसमें शामिल किया गया है, तो गुंजन में शामिल किया गया है। और आती है एक ग्रंथि, ठीक ना। तो ग्रंथि के अंतर्गत भी इन्होंने क्या किया है, यहां पर भी जो है प्रकृति को शामिल किया है, प्रकृति को शामिल किया गया है। देखिए हमने क्या देखा कि सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा गया है। इनकी रचनाएं कौन है, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, लोकायतन, वीणा, गुंजन, ग्रंथि, ठीक ना। अब इनमें जो है इनकी रचना पर जो है इनको साहित्यिक पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक ना। इनकी एक रचना है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला एवं बूढ़ा चांद पर, कला एवं बूढ़ा चांद पर जो है इनको क्या दिया गया है, साहित्यिक अकादमी, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। पहला। दूसरा हम कह सकते हैं इनको कि लोकायतन एवं कादंबरी, सोवियत एवं सोवियत चिदंबरा पर, लोकायतन एवं सोवियत चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो था दोस्तों, ये सुमित्रानंद पंत से जो परिचय हमने देख लिया था, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। इससे पहले हमने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जी के बारे में देख लिया था। आप इतनी जो है पढ़ लें, इससे बाहर जो है आपका कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि साहित्यिक परिचय जो है मैंने बहुत ही डीपली आपको पढ़ा दिया है कि कहीं से पूछेगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका फंसने वाला नहीं है, जहां तक मुझे उम्मीद है।
अरे दोस्त एक और पढ़ लेते हैं हम महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा, देखिए महादेवी वर्मा जो है ये 1907 से लेकर के 1987 ईस्वी तक, मतलब कुल बात करें तो 80 वर्ष, 80 वर्ष, ठीक है। अब देखिए मीराबाई जो है, सॉरी महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जो है ये हम कह सकते हैं कि पीड़ा की गायिका, मतलब कष्ट की गाय गुणगान करने वाली, और आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाने जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। वो भी किस दिन हुआ था? तो जिस दिन पूरे देश में जश्न मनाया जाता है होलिका दहन का, उसी दिन जो होता है इनका जन्म होता है। और इनकी माता का जो नाम था वह था हेमरानी, जो एक साधारण कवित्री थी। लेकिन घटना क्या हुआ कि इनके पिताजी की मृत्यु के बाद, इनके माता पिता की मृत्यु के बाद जो है अपनी पढ़ाई छोड़ती नहीं है, और पढ़ाई नहीं छोड़ती हैं, और साथ ही साथ जो है इनका पढ़ाई चलता रहता है, और यहाँ तक कि ये एमए तक की परीक्षाएं पास करती हैं, प्रधानाचार्य भी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये था, तो हम देख लेते हैं जीवन परिचय में। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है माता का नाम, माता जो थी हेमरानी, ये क्या थी? साधारण कवित्री थी, साधारण कवित्री थी। साधारण क्या थी? कवित्री थी हेमरानी। और इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? उपनाम देख लेते हैं इनको। उपनाम में आता है पहला पीड़ा की गायिका, पीड़ा की गायिका, और दूसरा जो है पीड़ा की गायिका के बाद दूसरा एक आता है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा, इनको दो नामों से जाना गया है, एक आधुनिक युग की मीरा, दूसरा है आधुनिक युग की मीरा, और दूसरा जो है आपकी पीड़ा युग की गायिका, पीड़ा की गायिका। यदि इनकी काव्य की बात कर लेंगे, ठीक ना, यदि हम इनके काव्य की बात कर लेते हैं मीराबाई की, तो काव्य कौन कौन सा था इनका? काव्य में देखते हैं निर्जा निहार रश्मि, निर्जा निहार रश्मि सांध्य गीत, निर्जा निहार रश्मि सांध्य गीत, यामा, निर्जा निहार रश्मि सांध्य गीत यामा, ठीक ना, दीपशिखा, सप्तपर्णा, दीपशिखा सप्तपर्णा था, ठीक है। अब देखिए यामा में निर्जा निहार एवं रश्मि, यामा के अंतर्गत, चलिए इसको पॉइंट ही कर देता हूं। यामा में निर्जा निहार
एवं रश्मि से चुनी हुई कविताओं को रखा गया है। चुनी हुई कविताओं को रखा गया है। और देखिए जो है इनको यामा के लिए जो है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। हम यहाँ कह सकते हैं कि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार मिला। और इनकी एक चर्चित है, महादेव वर्मा की चर्चित कविता है, ठीक ना, महादेव वर्मा की चर्चित कविता। चर्चित कविता क्या है देख लीजिए यहां पे। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चित कविता है इसमें, कि मैं नीर भरी दुख की बदली। तो हमने देखा जी शंकर प्रसाद सूरी, कार्तिक पाठी, निराला जी, महादेव वर्मा जी को हमने लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि यह जो होगा आपको वीडियो बहुत ही समझ में आ गया होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने शॉर्ट में ही संकलित किया है। ठीक है, आप इसको देखें और सुपर टेट क्या मतलब जो भी साहित्यिक और छोटे छोटे जो एग्जाम हैं यदि आप उसको देते हैं तो यहाँ से जो है आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, वीडियो को देखें, देखने के लिए दिल से धन्यवाद।